Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. Better, this is a continued lecture of chapter number 5, and I think this is a lecture number 5. Yes, this is a lecture number 5 of the series, or probably it may be the last lecture if we are not going to involve ourselves or indulge ourselves in the exercises. अगर वो भी करनी पड़ेंगी तो देखते हैं, या तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी कर देंगे. बहरहाल लेट्स कम टू द टॉपिक. अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसको गो थ्रू करते हैं. चलो भाई, आ गए? समझ में आ रही है बात? ये क्लियर हो गई ये बात? इसको गो थ्रू करते हैं, आगे चलते हैं. ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे. क्यों स्क्रॉल करता हूँ हर बार? एक रिकैप के लिए. आप चाहें तो उसको रिकैप भी कर सकते हैं. आज का लेकर हमारा टॉपिक था ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स. तो मैकेनिज्म इज़ अ प्रोसीजर. मैकेनिज्म क्या होता है? प्रोसीजर होता है. ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं? वेरीफाई के यू आर द राइट गाय फॉर ऑथेंटिसिटी और फॉर ऑपरेटिंग और यूजिंग दैट स्पेसिफिक स्टफ और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, घर का ताला, बहुत आसान सी मिसाल दे रहा हूँ. घर का ताला जो आपके पास मौजूद है वो ऑथेंटिकेशन है. जिसके पास चाबी होगी डेफिनेटली वो घर का मुकीन होगा, या तो फिर चोर होगा, है ना. तो लेकिन ऑथेंटिकेशन का एक मैकेनिज्म है घर में ताला लगना. इसी तरीके से पासवर्ड, जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो पासवर्ड हो सकता है हमारे पास. और इसी तरीके से देखें, इनको बारी बारी देख लेते हैं. ये पिन है. पिन क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, क्या है? पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. पिन क्या होता है? एक स्पेसिफिक कोड होता है. आप अपने मोबाइल पे कोई कोड डाल देते हैं कि भाई या बहन या कोई और हाथ ना लगाए आपसे पूछे बगैर, तो एक्चुअली यू आर मेकिंग. अच्छा, नॉर्मली जब हम मोबाइल फ़ोन की मिसाल लें, क्योंकि वो आप लोग कंप्यूटर से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो देयर आर द 3 पॉपुलर मेथड्स. ठीक है, एक पैटर्न हम करते हैं. अगर याद हो आपको तो पैटर्न बनाते हैं, कोई जिगजैग पैटर्न या कुछ भी पैटर्न जो आपको पसंद हो, उस पैटर्न के तहत आप कर रहे होते हैं. दूसरा ये पिन मेथड होता है, यानी कोई आप मैथमेटिकल डिजिट्स डालते हैं. कोई भी कम्बिनेशन आपका होता है. पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको पता हो सकता है, आपका क्रेडिट डिटेल हो, फ़ोन नंबर हो, बैंक कार्ड हो, या वट एवर द थिंग इज़ दैट. और तीसरा मेथड क्या है हमारा? पासवर्ड, जो सबसे पॉपुलर मेथड है, वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मेथड पासवर्ड है. तो इसके अलावा भी मेथड होते हैं, उनको भी देखेंगे. लेकिन पिन आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा. इसके बाद ये पासवर्ड मेथड है. इसमें विंडोज़ पे मत जाइएगा. इसमें असल में जो है पासवर्ड के ऊपर आ रही है, जो नुक्ते नज़र आ रहे हैं आपको, नुक्ते नज़र आ रहे हैं आपको, इस नुक्ते के अंदर जो है क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें क्या है? हमारी पासवर्ड है. क्या है? ये पासवर्ड नज़र आ रहा है. ये देखिए, ये वाला हिस्सा क्या है? हमारे पास पासवर्ड है हमारे पास. तो पासवर्ड आपके पास जब भी मौजूद होगा तो इस पासवर्ड को, ये यहाँ से, ये आपके पास यूज़र आईडी है और ये आपके पास क्या है? पासवर्ड है. तो ये पासवर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा है, हिडन कैरेक्टर्स के अंदर नज़र आ रहा होगा. तो लिहाजा ये एक मेथड है हमारे पास टू सिक्योर द डाटा और टू प्रोहिबिट द अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ अ सिस्टम. वो जो सिस्टम है हमारा, उसकी अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है हम अगर कम करना चाहते हैं तो वो हमारे पास जो है वो किस में आ जाएगी? पासवर्ड की शक्ल में आ जाएगी. यहाँ पे देखें एक और, ये हमारे पास डाटा है मौजूद. नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ये देखो, ये सामने नज़र आ रहा है. ये कौन सा मेथड है हमारा? बायोमेट्रिक्स. कौन सा मेथड है ये? बायोमेट्रिक्स मेथड है. और इसके अलावा, बायोमेट्रिक्स के अलावा, ये देखें, ये एक मेथड और है जिसमें हमने ताला लगा दिया. ये आपकी किताब में जिक्र नहीं है, लेकिन आप अपने हार्डवेयर यूनिट को भी ताला लगा सकते हैं. कैसे? आप अपने स्टार्टअप के ऊपर बायोस में पासवर्ड डाल दीजिए, आपका सिस्टम खुलेगा ही नहीं. ये किताब में डिस्कस नहीं किया, लेकिन बहरहाल क्यों कहा, किताब में सिर्फ साइबर सिक्योरिटी, ये नहीं कह रहे किताब वालों ने कम डिस्कस किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट को एड्रेस किया, साइबर सिक्योरिटी को. मैं आपको बता रहा हूँ, हार्डवेयर को भी आप लॉक कर सकते हैं बाय लिमिटिंग द एक्सेस को लिमिटेड करके. सही है? यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई मसला इसके अंदर? यही वो टाइप्स हैं. यूज़र नेम पासवर्ड आर द पेयर ऑफ अ कीज नोन बाय द यूज़र ओनली. ठीक है, दे आर प्रेजेंटेड द कंप्यूटर टू ऑथेंटिकेट द यूज़र. यूज़र नेम पासवर्ड आर डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेट मैकेनिज्म. मैंने आपसे शुरू में बात की कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही मेथड है हमारे पास. ठीक है, और वेब के ऊपर भी यही मेथड है. लेकिन आजकल अगर आप देखें तो आपकी ईमेल आपके मोबाइल से कनेक्ट होती है. जैसे आप ईमेल में पासवर्ड डालते हैं तो मोबाइल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का नाम सुना है ना आपने? तो वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है कि जी मोबाइल पे कोड भेजता है और एक पासवर्ड भी आपसे लेता है. दोनों चीज़ें सही होंगी. अब फॉर एग्जांपल, आप जो है मज़र मंजूर की ईमेल खोल रहे हैं तो आपने पासवर्ड तो कहीं से सुन लिया या देख लिया, लेकिन जब आप भेजते हैं तो मैंने अपनी आईडी के ऊपर अगर जो है, या किसी ने अपनी आईडी के ऊपर 2 वे वेरिफिकेशन जो है डाली हुई है, तो वो आपके मोबाइल पे, यानी कि मेरे मोबाइल पे डायरेक्ट वो मैसेज कहेगा जी आप लॉगिन हो रहे हैं तो आप ये वाला कोड डालें जो मोबाइल पे आया है. और वो कोड आपके पास नहीं होगा, मेरा मोबाइल तो मेरे पास है. तो लिहाजा इस तरीके से 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी हो सकती है. इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन को याद रखिएगा, एज अ क्वेश्चन भी देंगे. उसके बाद ये PIN पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये ATM में मशीन की तस्वीर भी आपके सामने आ रही है. तो ये यूज़ होता है कोई भी 4 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट कम्बिनेशन. आईफोन में 9 डिजिट कम्बिनेशन या 8 डिजिट कम्बिनेशन यूज़ होता है. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करते हुए एक तो वो कार्ड आप डालेंगे, उस पर आपका डाटा है, लेकिन आपको वेरीफाई करना है. आपको ज़मीन से बड़ा हुआ कार्ड नहीं मिला, बल्कि आपको उसका पासकोड भी याद है जिसका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर करते हैं. उसके अलावा ये
बायोमेट्रिक्स जो है वेरिफिकेशन आपके सामने आ रही है। तो ये भी आपके पास देखिए आजकल तो ये रेटिना जो है आइरिस आइडेंटिफिकेशन भी आ रही है। देखिए ये अमेरिका के एयरपोर्ट पे भी लगी हुई है कि आपकी आंखों का भी पैटर्न यूनिक होता है, जैसे हमारे थंब का पैटर्न यूनिक होता है वैसे आइरिस का पैटर्न भी यूनिक होता है। तो इसको एज अ आइडेंटिफिकेशन पैटर्न भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स इन द कंप्यूटर, ये अगला टॉपिक आ रहा है। पहले तो इस तस्वीर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने ऐड की है किताब से ज़्यादा। इसमें प्रोफेशनल एथिक्स है क्या या चीज़ें क्या नज़र आ रही हैं उसको आपको ज़रा सा समझ में आना चाहिए। देखिए ये एक साहब हैं जो इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह बने हुए हैं और उनके पास से डाटा 1001 आ रहा है। और जो इसमें मुझे जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो ये कि यहाँ पर आपके पास इस कॉन्सेप्ट में, इस चीज़ के अंदर आपको बिल्कुल पता है कि आप उस डाटा के अमीन हैं, तो आपने अमानत में खयानत नहीं करनी। और अगर आप पुरानी बातों से इसको कनेक्ट करें तो मैंने सबसे पहले कहा था कि आपके कंप्यूटर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप खुद हैं। क्यों? आपने वो सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं अगर प्रॉब्लमेटिक की तो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ से आ गई? फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई वाकया हो गया, अल्लाह ना करे लेकिन कोई वाकया हो गया, तो आप दूसरे को बताएंगे भाई उस रोड से मत जाना, इस वक्त में रात के वक्त उधर जो है ना चोर डाकू बैठे होते नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली एथिकल सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं। आप दूसरे को बता रहे हैं कि जनाब इससे जाने से प्रॉब्लम हो सकती है, तो लिहाजा आप उस जगह से ना गुजरें ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना आए। तो ये आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है कि कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड ह्यूमन वेलबींग, ताकि उनको पता चले कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। सिमिलरली कंप्यूटर में आपको पता है फेसबुक के ऊपर जाकर आपने अपनी तस्वीरें अपलोड नहीं करनी है। हालांकि लोग करते हैं, उनको लगता है कि जनाब ब्यूटी क्वीन या ब्यूटी किंग हम यहीं पे बैठकर बनते हैं, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। पीछे एक वाकया लेक्चर 3 में मैंने शेयर कर ही लिया है। लेकिन अगर आप फिर भी एक सारे काम कर रहे हैं, हर उस आदमी को देखो इस्लामिक पॉइंट से इट्स अ गुनाह नामहरम के सामने। दूसरा जो है अगर नॉन इस्लामिक देखें तो आपका सारा डाटा इंक्लूडिंग आपकी फेस आइडेंटिटी तक दूसरे के पास चली गई है, वो आपको आसानी से ट्रेस कर सकता है। आपको पता है लोकेशन सर्विस हर इस तरह की सोशल मीडिया साइट के ऊपर मौजूद होती है या आपके मोबाइल पर मौजूद होती है। तो आप लोकेशन सर्विस ऑन करके लोकेशन को, अगर आपका कंप्यूटर या मोबाइल हैक हो गया तो कोई भी आपकी लोकेशन ट्रेस कर सकता है, या आपके मोबाइल का गलती से GPS खुला रह गया तो वो भी आपकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। तो ये सारे जो चीज़ें इस तस्वीर के अंदर मुझे नजर आई थी, दैट्स व्हाई आई शेयर। क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर द अदर इंडिविजुअल और ग्रुप टू ग्रो एज अ प्रोफेशनल, दूसरों की राह में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। ठीक है, कोई चीज़ आपको आती है तो अब आप मुझसे पूछे सर ये आप जूम कैसे कर रहे हैं लेक्चर के स्लाइड के दौरान, बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने वर्ड के ऊपर कुछ कहा तो हमने एक वर्ड की सीरीज़ भी तैयार कर रहे हैं, लर्निंग सीरीज़, जिसमें MS वर्ड जो है बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, प्रोफेशनल लेवल तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस वक्त आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, जिस वक्त ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, 3 से 5 सीरीज़ के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं हमारी तरफ से। ठीक है, तो अब ये हमारा एथिकल हैकिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। यहाँ हम देख लेते हैं हमारी किताब के अंदर भी ये सारी बातें दी हुई हैं कि कंट्रीब्यूट करनी चाहिए अपनी नॉलेज, इक्विपमेंट्स के अंदर घुसना, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, किसी को हार्म पहुँचाने से बचना चाहिए। सब हमारा प्रोफेशनल एथिक्स है। क्या है ये? हमारा प्रोफेशनल एथिक्स है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाएँ तो ये और भी पॉइंट्स हैं सब किताब में और हमने डिस्कस किए हैं वक्तन कि किस तरीके से हमारे पास हो सकते हैं। अगला हमारे पास आ रहा है कि एक हमारे पास मेथड है अपनी सिक्योरिटी का, डिफाइन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब भाई ऐसे बात समझो, तुम मुझसे डाटा सुन रहे हो, ऑफकोर्स मैंने कहीं से रिसर्च की होगी, तो ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंश्योर्ड है। आपको पता है कि ये 100% नहीं तो 90% ये करेक्ट डाटा होगा, बिकॉज टीचर इज एक्टिंग एज अ उस्ताद, और उस्ताद गलत डाटा क्यों देगा। लेकिन यही चीज़ आप बबलू से पूछ रहे हैं, बबलू अपना ख्याल का इजहार कर रहे हैं। बबलू इज़ नॉट अ प्रोफेशनली ट्रेंड बंदा ऑन द कंप्यूटर। बबलू ने जो चलते बढ़ते सुना वो बबलू ने आपसे शेयर कर लिया। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, वो डाटा एक्यूरेट नहीं हो सकता। एक्यूरेट डाटा, फॉर एग्जांपल आपको नादरा का डाटा चाहिए और आप जो है शमीम किरियाने वाले से पूछें भैया क्या उसका आइडेंटिटी, तो वो शमीम किरियाने वाला 2-4 जिन्होंने उधार लिया होगा उसके NIC नंबर तो सही बता देगा, लेकिन बाकी का कुछ नहीं बता सकता। तो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी से ये मुराद है कि वो इन्फॉर्मेशन की जो सोर्स हो वो भी ऑथेंटिक हो। ये ना हो आपने, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है फलानी हदीस है, नीचे हदीस में लिखा हुआ भी कि वो सही बुखारी से ली गई है, सही मुस्लिम से ली गई, तो भैया वो जो नंबर डाला हुआ है कभी खोल के किसी ने चेक किया कि वो सही बुखारी से या सही मुस्लिम से ली गई है, या बस ऐसी किसी ने जो दिलचा नंबर डाल दिया, आपने भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ के उसको साथ में रख के अमल करना शुरू कर दिया। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि किसी ने भी दीन में इजाफा किया वो बिद्दत है और हर बिद्दत का अंजाम जहन्नुम है कि नहीं है। थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ मैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेसबुक के अंदर प्रॉब्लम है। तो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी को हम करते ही नहीं, हम सब जो है मास्टर बन जाते हैं आके अफलातून। यानी कि घर में कोई काम की बात हो रही हो, सबसे पहले आपको घर से कमरे से बाहर निकाल देते, बेटा बाहर जाके बैठो, बड़े बात कर रहे हैं। और फेसबुक पे सबसे बड़े बुकरात आप लोग होते हैं।
तो ये बुकरातियत जो है क्यों, क्योंकि वो इमेच्योर डेटा के ऊपर होती है, इनएक्यूरेट डेटा के ऊपर होती है, लिहाजा इसकी अथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं होती। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से मैंने इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी आपको समझाने की कोशिश समझ में आया होगा। दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब ये बात इस तरह से समझ लो कि गूगल का कोई काम है और मैं बोलूँ जी ये मजर मंजूर नहीं किया हुआ है, तो ये गलत है। मैं जैसे इमेजेस लगा रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने सर्च किए, मैंने ये नहीं कहा कि ये मैंने डेवलप किए, मैंने गूगल से सर्च किए। तो किसी भी आदमी को उसके राइट काम का क्रेडिट देना जो है वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट होती है। मैं अगर बुक्स लिखता हूँ या कोई आर्टिकल लिखता हूँ और आप में से कोई, एक क्लासरूम की मिसाल ले लें, एक बच्चे ने होमवर्क किया, दूसरे ने उसको कॉपी कर लिया, और जिसने लिखा था अमूमन ये होता है उसकी राइटिंग खराब थी, उसके नंबर कट गए, और जिसने कॉपी किया था उसको अच्छे मिल गए, तो वो डबल मुजरिम हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी क्लेम नहीं किया और चीज़ें नहीं की, ठीक है। पाकिस्तान में IPU एक ऑर्गेनाइजेशन है, और IPU ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी रेगुलेशन, उसके ऊपर आपने बात करनी है, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन IPO, ये IPO क्या करती है, वो पैटर्न को, आगे पैटर्न भी आ रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, पैटर्न को रिजर्व करती है। अगर बेसिक डेफिनेशन लिखी है तो कोई भी आदमी कोई सॉफ्टवेयर, किताब या कुछ भी लिख रहा होता है वो उसके नाम से चलनी चाहिए, ना कि उसको आप अपने नाम से कर दें। इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये इंटेंजिबल है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखिए मैंने अपना दिमाग लगाया, स्किल्स लगाए, और इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते हुए मैंने 3-4 मुख्तलिफ जगह के हवाले जात लिए। अब आप इसको कहें ये तो मेरा काम था, तो ये तो गलत बात है ना आपकी, ठीक है। इसके बाद ये पैटेंट आ गया। पैटेंट कहते हैं कॉपीराइट, मेरा लोगो कोई और इस्तेमाल कर ले, किसी का लोगो मैं यूज़ कर लूँ, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो लगा के मैं कहूँ जी माइक्रो भी M से आता है, मज़र भी M से आता है, मैं मज़र सॉफ्ट का लोगो वैसे ही बना दूँ, तो ये चोरी है, पैटेंट रजिस्ट्रेशन के खिलाफ है ये, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप नोट करें कि पैटेंट जो है कितने अरसे के लिए ग्रांट किया जाता है, ज़रा जल्दी से देख लें आप। पैटेंट इज ग्रांट एक्सक्लूसिवली फॉर द राइट ऑफ फॉर इन्वेंशन टू मेक द सेल, ये इन द 20 ईयर्स। यानी इसका मतलब क्या हो, इस बात को समझने की कोशिश करें। आपने एक दवा बनाई, वो दवा बिल्कुल नई है किसी चीज़ की इलाज के लिए, अभी वो बीमारी नहीं थी, वो दवा 20 साल तक सिर्फ आप बना सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बना सकता। 20 साल के बाद वो दूसरों को उसके राइट्स आप मुंतकिल कर सकते हैं। मैं समझा पाया पैटेंट का कॉन्सेप्ट, कि वो पैटेंट का मतलब जिस चीज़ ने, जो इनोवेटर है उसका, वो इनोवेटर उसको खाली बनाएगा और सबको उसी से ख़रीदना होगा कुछ लिमिटेड साल के लिए। पाकिस्तान में वो रेंज क्या है, हमारे पास 20 ईयर्स है। इसी तरह से कॉपीराइट है, कोई मटेरियल है, कोई आर्ट वर्क है, ठीक है, क्या कहते हैं, आपके पास व्हाट्सअप का लोगो मैंने यूज़ किया, तो मैंने ये नहीं कहा ये मेरा लोगो है, हालांकि वो डब्बे में बना हुआ लोगो तो अलग था, लेकिन ये जो है क्रिएटर, ये सब क्या है, कॉपीराइट है। मटेरियल आपको स्कूल से कोई नोट्स मिलते हैं और वो किसी जगह से कॉपी नहीं है, तो वो चीज़ जो है आपकी स्कूल की कॉपीराइट है। आप कोई वर्कबुक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसके अंदर कोई नोट्स आपके पास यूज़ है और उन्होंने कहीं से कॉपी नहीं की, तो वो उनका कॉपीराइट। उन्होंने कट पेस्ट कॉट किए, तो वो ये नहीं कहेंगे कि दिस बुक इज़ रिटन बाय XYZ, वो कहेंगे दिस बुक इज़ कंपाइल्ड बाय फलाना, और कॉपीराइट का साइन ये स्मॉल c लगा हुआ होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर, तो ये कॉपीराइट का साइन भी हमारे पास आ रहा है। उसके बाद ट्रेडमार्क है, रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट की है, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये रजिस्ट्री अथॉरिटी है, ट्रेडमार्क की TM लगा होता है। मैं कहता हूँ जी नॉर्थ सिटी गर्ल्स कॉलेज या नॉर्थ सिटी पब्लिक स्कूल या ब्रेन बाइट कोचिंग सेंटर, तो इसको मैं रजिस्टर्ड करा लूँ एज अ ट्रेडमार्क, तो कोई दूसरा इस एरिया में इसको यूज़ नहीं कर सकता। जब तक मैं रजिस्टर्ड नहीं कराऊंगा तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास सॉफ्टवेयर प्राइवेसी का, सॉरी पायरेसी का। पायरेसी क्या होता है, ये जो हम लाइसेंस सॉफ्टवेयर को 35 रुपये की CD में ख़रीद लेते हैं, एक्चुअली वी आर ब्रीचिंग द पायरेसी। पायरेसी दूसरे का राइट है कि उसने अगर वो बनाया है तो वो सॉफ्टवेयर उसका होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब क्या हो गया कि इलीगल यूज़ ऑफ अ पेड सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर है लेकिन आपने उसको फ्री में ले लिया, कॉपीराइट और डिस्ट्रीब्यूशन आप आगे बनाए चले जा रहे हैं, ठीक है। नेट पे आजकल टॉरेंट वेबसाइट इस तरह की हरकतें करती है कि जी कोई मूवी आई नहीं उसको अपलोड कर दिया, कोई फिल्म आई नहीं, कोई किताब आई नहीं उसको अपलोड कर दिया, तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी या फिल्म पायरेसी के ज़ुमरे में आती है, ठीक है। इसका मैंने ये जो बेटा बना हुआ नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं वर्ड क्लाउड। क्या कहते हैं, वर्ड क्लाउड। ये प्राइवेसी का वर्ड क्लाउड, इसको आराम से देखिएगा क्या क्या चीज़ें, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, सेकेंडरी नेटवर्क, इंक्रिप्शन, ये सब वो टर्म्स हैं जो पायरेसी से जो है क्या कहते हैं रिलेटेड हैं कोई, ठीक है ना। उसके बाद ये प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म क्या है, मैंने अपना काम आपके नाम से छाप दिया, ये तो मैंने खुद किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका काम मैंने अपने नाम से छाप लिया ये जुर्म हो गया। मैंने कोई किताब लिखी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और मैं कहूँ जी मजर मंजूर इज़ राइटिंग दिस बुक E=mc² और फिजिक्स के 2-3 लॉ न्यूटन के भी चुरा लिए मैंने थोड़ा सा नीचे करके कि m की जगह मैं कहता हूँ WA होगा,
तो ये प्लेजरिज्म के अंदर आता है, यानी आपने दूसरे का इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी कॉपी कर ली, अपने पास लिख ली और अपने पास अपने नाम से आपने देखे दूसरे का यूज़ कर सकते हो। वैसे हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कहते नहीं कहते अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है भाई, न्यूटन को हवाला दे दिया, इसका मतलब न्यूटन को क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन मैं न्यूटन का लॉ नहीं कहूँगा, एज वी नो डैट फ्रॉम आवर रिसर्च, तो ये फिर गलत हो गया, ये आपने कॉपीराइट का वायलेशन किया है, प्लेजरिज्म का शिकार हो गया आपका डाटा। तो ये प्लेजरिज्म की टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी इधर नज़र आ रही है, ये भी वर्ड क्लाउड है आपके पास, और ये प्लेजरिज्म की थोड़ी सी डिटेल है। एकेडमिक वर्क का चोरी हो जाना, ये आपका प्लेजरिज्म कहलाता है, किसी का की आइडिया, और इसीलिए कहते हैं अपने आइडिया जब तक मैच्योर ना हो तो दूसरे से डिस्कस ना करें, आज का दोस्त कल का दुश्मन, और एकेडमिक ऑनेस्टी इसमें रहती नहीं है। क्लियर हो रही है ये बात ये। और एकेडमिक और इसके लिए Turnitin, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है, मैं लिखने जा रहा था, Turnitin.org एक वेबसाइट है, उस पर जो है ये दुनिया भर में पॉपुलर है एकेडमिक के अंदर। ये यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स को फ्री ऑफ करके स्टूडेंट अपना जो असाइनमेंट बनाते हैं उसको चेक करें कहीं उसने प्लेजरिज्म तो नहीं किया हुआ, कहीं उसने कॉपी तो नहीं किया हुआ। तो Turnitin सॉफ्टवेयर मशहूर है। एक और आजकल चल रही है ग्रामरली, वो भी चेक करके बताती है कि कितना % डाटा कॉपीड है, कितना % डाटा कॉपीड नहीं है। इस तरह से हंसी खुशी आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, लेकिन लेक्चर अभी फिनिश नहीं हुआ है भाई, अभी होमवर्क बाकी है। मेरा एक्सरसाइजेज वगैरह पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, तो चलते हैं अब होमवर्क की तरफ। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा। ओके, तो होमवर्क स्लाइड आपकी ये नज़र आ रही है लेक्चर 5 की। व्हाट इज़ द प्रोफेशनल एथिक्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ साइबर वर्ल्ड। ठीक है, साइबर वर्ल्ड यानी कि कंप्यूटर वर्ल्ड में प्रोफेशनल एथिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है उसको देखें। क्वेश्चन 2 है, डिस्क्राइब द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म एंड लिस्ट एनी ऑफ इज 4 टाइप्स। 4 टाइप्स, अब देखो कोई अक्लमंद होगा तो नीचे 4 टाइप्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं, इन्हीं को उधर नाम दे देना है। अच्छा, यहाँ पे जो आपका ट्रिकी और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये डिफ्रेंशिएट करना है इनके दरमियान। अच्छा, यहाँ आपने एक्चुअली डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, एक्चुअली ये पिन के 5 पॉइंट या 4 पॉइंट लिख देने हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड के 4-5 पॉइंट, बायोमेट्रिक्स के 4-5 पॉइंट और इसके 5 पॉइंट, और बाद में डिफरेंस आए तो इन्हीं कॉलम को अलग अलग करना है। यहाँ ये 1 पॉइंट की जगह नहीं बनी हुई, 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं आपने। ये सब सैंपल बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह किया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी, पेटेंट, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ट्रेडमार्क, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है ये रहा, ठीक है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड गिव इट्स, ये प्राइवेसी ना लिख लीजिएगा, पीछे टाइपिंग में हम लोगों से मिस्टेक हुई, तो पायरेसी है। गिव इट्स फ्यू एग्जांपल्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्लेजरिज्म, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ वेबसाइट विच डिटेक्ट इट या विच डिटेक्ट द प्लेजरिज्म। ये टोटल 21 सवाल इस चैप्टर के बनते हैं, ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। और इसके अलावा एक एक्टिविटी का काम भी है, वो भी आपने करना है। ओके, ये देखें एक्टिविटीज़ हैं, इट इज़ ऑन द पेज नंबर 116, 116 के ऊपर मौजूद है एक्टिविटीज़। पहला क्या, ऑर्गेनाइज अ पोस्टर एग्जीबिशन, ये वाला आपने नहीं करना है, ठीक है, लेकिन इसमें आपने पोस्टर, क्योंकि आजकल कोविड से स्कूल तो नहीं आ रहे आप लोग, तो लिहाजा आपने सिर्फ ये बनाकर और शेयर करने वर्ड के ऊपर ये टॉपिक्स, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ये कि डिस्कशन क्लासरूम में ये वाला आप छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद जो है ये वाला मेक अ लिस्ट ऑफ अ सर्विसेज, ये आपने करना है एक्टिविटी नंबर 3। उसके बाद एक्टिव नंबर 4 भी करनी है एक्टिविटी, और आपने 5 भी करनी है। प्लेजरिज्म की वेबसाइट्स जो हैं, क्या कहते हैं, 3 वेबसाइट्स के नाम भी दिए हैं, इसको चेक कीजिएगा और अपने तौर पे जो है ना मज़ीद मेहनत कीजिएगा। तो ये 4, सिर्फ इसमें मैंने ये एक्टिविटी एक आपसे कटवा दी है, और बाकी सब आपने जो है करनी है, एक्टिविटी नंबर 2 नहीं करना है। और इसके अलावा अगर आप देखें, नोटिस करें तो ये आपके क्वेश्चन हैं इधर, ये भी मुकम्मल करने हैं, इनको लिखते जाना है अपने। लेवल ऑफ डेंजर, ये डिफरेंस करने के काम आएंगे। दिस क्वेश्चन इज मस्ट वन, आपकी फेयर कॉपीज़ में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हैं तो चीज़ें होनी चाहिए। और ये MCQs हैं, ये आपने सेल्फ, इतना डिटेल लेक्चर्स मैंने 4-5 में सीरीज़ में दिए हैं कि आपको ये सारी चीज़ें MCQs वगैरह और राइट और गलत, रॉन्ग आंसर और जो है रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग, ये आपने सारा का सारा कवर करना है खुद से। चलें जी, अब इस तरह से ये आपका चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर 5 लेक्चर्स की सीरीज़ में ये मुकम्मल होता है। तमाम चीज़ें रखी थी आपके सामने, अब आप इसको कंप्लीट कीजिएगा इंशाल्लाह। अगले किसी लेक्चर के अंदर अगले चैप्टर वेब डेवलपमेंट का बड़ा इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो उसके अंदर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इसको याद करते रहें। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर हियर। इसमें मैंने कोशिश की है कि लेक्चर की रिकॉर्डिंग के दौरान हम एथिकल आस्पेक्ट्स का भी ख्याल रखें, यानी आप लोगों को हर उस नेसेसरी ट्रेनिंग से गुजारें, हर वो बात बताएं जो कि आपके समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।